अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट्स जो डिफरेंट गलतियां करते हैं उनकी करेक्शन को ही डिस्कस करेंगे। अगर आप इस टॉपिक को समझना और सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस टॉपिक की टेक्स्ट वीडियोस को देखना पड़ेगा, जिनके अंदर मैंने बड़ी डिटेल के अंदर ये समझाया है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, हर हवाले से इसको डिस्क्राइब किया है। और इनकी जो पर्सनल प्रोनाउन की टेक्स्ट वीडियोस हैं उनके लिंक्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए गए हैं। और अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं है तो इस वीडियो से आप भरपूर तरीके से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये एरर सेंटेंसेस हैं, आपने इनकी करेक्शन करनी है। आप बेहतर तरीके से इनको तभी समझ सकते हैं जब आपको पर्सनल प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है। इसलिए इस वीडियो को सॉल्व करने से पहले जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज इसमें हम करवाएंगे उसको सॉल्व करने से पहले आप पहले टेक्स्ट वीडियोस को देख के पर्सनल प्रोनाउन के अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करें। और इस वीडियो में आपने काम इस तरह से करना है कि सबसे पहले आपने इस वीडियो को पॉज करके इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना है अपने मोबाइल पे, और फिर आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बोर्ड के उस हिस्से को छिपा लेना है हाथ वगैरह रख के जहाँ पे करेक्ट सेंटेंसेस दिए गए हैं। बात करने का मकसद ये है कि आपने करेक्ट सेंटेंसेस को पहले नहीं देखना, पहले आपने खुद से यहाँ पे दिए गए जो इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं उनको ठीक करना है, सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज को तकरीबन 90 सेंटेंसेस हैं, तो आपने ये खुद से इनको एनालाइज करके आपने समझना है कि इनमें क्या गलती है। तो आप इनको यहाँ से जो है इनके करेक्ट सेंटेंसेस जो है इनको देखे बगैर खुद से सॉल्व करें। और जब अपनी सारी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लें तो उसके बाद फिर आप यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंसेस दिए गए हैं यहाँ से आप अपने आंसर्स को मैच कर लें। अगर तो आपके सारे सेंटेंसेस ठीक हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप की गलतियाँ हैं तो फिर आप जो है इस वीडियो को चला कर देख सकते हैं कि जो आपके सेंटेंसेस गलत हुए हैं उन सेंटेंसेस की करेक्ट फॉर्म को मैंने किस तरह से एक्सप्लेन किया है। तो इससे एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने गलती कहाँ पे की है, और दूसरा आपको इस चीज़ की भी समझ आ जाएगी कि आपने उस गलती को ठीक किस तरह से करना है, उसको करेक्ट किस तरह से करना है। तो चलें, अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टाइम देता हूँ ताकि आप ये जो है बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। और ये 90 सेंटेंसेस हैं, जैसे जैसे वीडियो आगे पास करेगी तो ये बोर्ड का मटेरियल चेंज होता रहेगा। मैं आपको हर दफ़ा जो है इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप वीडियो के साथ साथ इन सेंटेंसेस को सॉल्व करते जाएं, या आप एक ही बार में तमाम सेंटेंसेस का स्क्रीनशॉट ले लें, पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करके एंड पे आप सारे सेंटेंसेस को चेक कर लें। वैसे एक ही बार में कर लेंगे तो आपके लिए सहूलत ज़्यादा होगी और बेहतर आपको समझ। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, आई एंड ही आर फ्रेंड्स। ये सेंटेंस गलत है और इसकी करेक्ट फॉर्म है ही एंड आई आर फ्रेंड्स। अब जिस बंदे ने पर्सनल प्रोनाउन का जो है रूल्स को नहीं पढ़ा हुआ, जिसको समझ नहीं है, तो वो तो बड़ा हैरान होगा इस चीज़ को देख करके, क्योंकि सेंटेंसेस में सिर्फ हमने जो है ये आई को ही की जगह पर और ही को आई की जगह पर ही रखा है और तो कोई चेंज नहीं किया। फिर ये सेंटेंस गलत क्यों है, ये सेंटेंस सही क्यों है? तो मफहूम भी सेम ही है कि मैं और वो दोस्त हैं, इसका भी वही मफहूम बन रहा है, इसका भी मफहूम वही बन रहा है। तो व्यूअर्स, वजह यह है कि ये सेंटेंस करेक्ट क्यों है और ये सेंटेंस जो है सॉरी ये सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों है और ये सेंटेंस करेक्ट क्यों है। इसकी वजह यह है कि जब एक ही सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा आप पर्सन्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, 2 पर्सन्स आ गए हैं या 3 पर्सन्स आ गए हैं, तो फिर आपने ये नहीं है कि हैप्पैज़र्डली बेतरतीबी के साथ ही बस जैसे आया उसको लिख दिया। फिर जब एक से ज़्यादा पर्सन अगर सेंटेंस के अंदर मौजूद है तो फिर उनकी अरेंजमेंट बनती है कि पहले फिक्रे के अंदर कौन सा पर्सन आपने यूज़ करना है, फिर बाद में कौन सा, और फिर उसके बाद कौन सा। तो अब आप एक सेंटेंस है वो आपका पॉजिटिव सेंटेंस भी हो सकता है, नेगेटिव भी। यानी अगर आप किसी सेंटेंस में कोई पॉजिटिव बात कर रहे हैं, वो पॉजिटिवली किसी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो जो प्रोनाउन है फिर उनकी जो पर्सन हैं उनकी जो अरेंजमेंट इस तरह से होगी, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। इसी तरह अगर आप नेगेटिव बात कर रहे हैं किसी सेंटेंस के अंदर, किसी क्वालिटी को नेगेटिवली डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो फिर आपका जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाएगी। फिर अरेंजमेंट ये होगी कि पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर थर्ड आएगा और फिर सेकंड आएगा। तो इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि थर्ड पर्सन जो है ये हमेशा सेंटर में रहेगा, चाहे पॉजिटिव बात कर रहे हैं चाहे नेगेटिव बात कर रहे हैं। अगर तो बात पॉजिटिव है तो आप अगले बंदे को, जो दूसरा बंदा है सेकंड पर्सन है, उसको इज्जत दे रहे हैं कि आप पहले उसको मेंशन कर रहे हैं। एथिकली अखलाकियत है कि आप
अगले बंदे को पहले क्रेडिट दे रहे हैं किसी अच्छी बात का, तो सेकंड पर्सन पहले होगा, आपने अपने आप को बाद में रख लेना है, एंड पे रख लेना है। और अगर नेगेटिव बात हो रही है तो नेगेटिव बात में बजाय इसके कि आप पहले अगले बंदे पे थोपें कोई बात, तो पहले आप खुद पे यानी फर्स्ट पर्सन के ऊपर पहले आप नेगेटिव बात में खुद को मेंशन कर लें, थर्ड बीच में ही रहेगा और सेकंड जो है वो बाद में आएगा। अब ये बात तो हो रही है ही, आई एंड ही आर फ्रेंड्स, तो ये अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है। आई क्या है, यहाँ पे देखें ये फर्स्ट पर्सन है, और जो ही है ये क्या है, ये आपका थर्ड पर्सन है। ये मैंने टेबल भी बना दिया आपकी सहूलत के लिए ताकि आप यहाँ से इसको एज ए रेफरेंस जो है यूज कर सकें। तो ये देखें आई जो है ये आपका फर्स्ट पर्सन है और जो ही है ये आपका थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट पर्सन पहले है और थर्ड पर्सन बाद में, और ये रूल के खिलाफ है। अरेंजमेंट में आपने थर्ड पर्सन को जो है वो पहले रखना है और आपने बाद में आना है। यानी अगर तीन हैं, तीनों पर्सन आ गए हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फिर तो इसी तरह हो गया ना सेकंड थर्ड और वन। अगर बात हो रही है अब यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड आ गया है तो वो भी यानी सेकंड नहीं है तो कोई बात नहीं, थर्ड पहले आएगा फर्स्ट बाद में आएगा, ठीक है। और अगर फर्स्ट एंड सेकंड है यानी दो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है, तो फिर तीसरा पर्सन बीच में नहीं होगा, सेकंड पहले आएगा फर्स्ट बाद में आएगा। यानी पॉजिटिव बात कर रहे हैं आप तो अगले बंदे को, आप इसको याद करने का तरीका यही है कि पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो अगले बंदे को, जो दूसरा बंदा है जो आपकी जिसका जिक्र आप उसकी पीठ के पीछे कर रहे हैं, जिसके सामने उसको मुखातब है, उसको आपने इज्जत देनी के पहले उसको मेंशन करना है। नेगेटिव बात नहीं, आपने अपने आप को पहले ले आना है। अगर तो तीन पर्सन है तो ये लिख दिया रूल, ये भी और ये भी। अगर दो पर्सन है फर्स्ट एंड सेकंड है तो सेकंड का पहले जिक्र, अपना आपका बाद में, ये आपका पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वालिटी में हो गया। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो पहले आपने अपना जिक्र करना है और जो सेकंड पर्सन है उसका बाद में लिखना है। तो ये पॉजिटिव बात है तो उसका मतलब है सेकंड पर्सन पहले आएगा तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही एंड आई आर फ्रेंड्स। ये आपका सेंटेंस जो है वैसे स्ट्रक्चर के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन ये रूल्स के हिसाब से जो है ये गलत है। तो अगले दो सेंटेंसेस की करेक्शन भी बिल्कुल इसी रूल के मुताबिक होगी। आई, यू एंड शी आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द क्लास। तो इसमें भी पॉजिटिव बात जो है वो हो रही है, तो इसका मतलब है कि सेकंड पहले, थर्ड बाद में और फर्स्ट बाद में, ये अरेंजमेंट होगी। तो यू आपको देख सकते हैं, यू सेकंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है और शी जो है ये थर्ड पर्सन है। इसका मतलब है पहले यू आएगा, फिर शी आएगा, फिर आई आएगा। यू, शी एंड आई आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द क्लास, ये करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस भी इसी तरह है, शी, आई एंड यू विल गो टू स्कूल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, थर्ड पर्सन को पहले ले आए, फर्स्ट को बाद में, यू को। तो ये भी आपकी तरतीब गलत है, पहले सेकंड फिर थर्ड और फर्स्ट जो है। तो यू, शी एंड आई विल गो टू स्कूल, ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है फोर्थ सेंटेंस देखें, लेट अहमद एंड आई गो ऑफिस। मुझे और अहमद को ऑफिस जाने दीजिए। अब इसको हमने किया है लेट अहमद एंड मी गो ऑफिस, यानी वो सेंटेंस गलत है, ये सही है। अब करेक्ट सेंटेंस में हमने क्या किया है, आई की जगह मी यूज किया है। यानी ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन की सब्जेक्टिव फॉर्म है, लेकिन हमने सब्जेक्टिव के बजाय ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज किया है, मी को यूज किया है। इसकी क्या वजह है, देखें अगर किसी सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है ये हम डिटेल में तो पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के टॉपिक के अंदर जाके। अभी इतने समझ लें कि जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्टिव जरूरी होता है, मीनिंग को क्लियर करने के, मफहूम क्लियर करने के लिए जिस वर्ब के साथ एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट जो है वो होना जरूरी है, ऐसे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अगर किसी सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद जो है आप ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आप यूज करेंगे, ठीक है। इसी यानी जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है उसकी आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे। यानी अगर किसी सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब है उसके बाद आप उस सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो याद रखना है कि आपने उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी है, सब्जेक्टिव फॉर्म को यूज नहीं। इसी तरह अगर किसी सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन यूज हुई है तो उस सेंटेंस में हम प्रेपोजिशन के बाद अगर पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो उस पर्सनल प्रोनाउन की हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज करना है। और तीसरी बात, अगर किसी सेंटेंस के अंदर लेट का वर्ड यूज हुआ है, यानी लेट का वर्ड यूज हुआ है तो लेट के वर्ड के बाद अगर हमने पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है तो फिर हमने हमेशा उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज करना है, सब्जेक्टिव फॉर्म जो है उसकी यूज नहीं करनी। तो बस ये रूल याद रख लें कि किसी सेंटेंस में अगर ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है, किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन का यूज है, किसी सेंटेंस के अंदर लेट का वर्ड यूज हुआ है तो उस सेंटेंस में जब पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है तो उसकी हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी है। अगले 15 सेंटेंसेस उनकी करेक्शन इसी रूल के मुताबिक होगी। तो चलें देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर इज नो चॉइस
बिटवीन यू एंड ही। अब ही यहाँ पर गलत है, ये हमने सब्जेक्टिव फॉर्म यूज कर ली है थर्ड पर्सन की, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे प्रेपोजिशन एंड आ गया है, प्रेपोजिशन भी है, ये कंजक्शन भी है, तो लिहाजा करेक्ट सेंटेंस होगा देयर इज नो चॉइस बिटवीन यू एंड हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट यू एंड आई हैंडल दिस मैटर टुगेदर। अब यहाँ पर लेट आ गया तो इसलिए आई जो है ये गलत है, फर्स्ट पर्सन की आप सब्जेक्टिव फॉर्म यूज नहीं करेंगे, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे। लेट यू एंड मी हैंडल दिस मैटर टुगेदर। नेक्स्ट है द टीचर हैज हेल्प्ड शाहिद एंड आई। अब यहाँ पे आई है, ये गलत है क्योंकि प्रेपोजिशन एंड आ रही है, तो एंड के बाद जब आप पर्सनल प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं तो उसकी आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द टीचर हैज हेल्प्ड शाहिद एंड मी। तो आप देख रहे हैं ना कि ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स होती हैं, अगर आपको रूल्स को नहीं समझा हुआ, आपने टॉपिक को नहीं समझा हुआ, आपको पता भी नहीं चलता, आपको सेंटेंस ठीक लग रहा होता है, लेकिन ये जो एक एक्सपर्ट होता है जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको ये बड़ी प्रोमिनेंटली ये चीजें नजर आ रही होती हैं और एक बड़ा बुरा इंप्रेशन आपका होता है जब आप इनकरेक्ट सेंटेंसेस को लिखते हैं अपनी राइटिंग के दौरान। इसलिए अपनी जो ग्रामर है और खुसूसन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनकी जो बारीकियां हैं, जो इंट्रिकेसीज हैं, उनको जरूर समझें और प्रैक्टिस एक्सरसाइज को लाजमी सॉल्व करें। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज बिटवीन यू एंड आई। ये बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस की तरह दिस इज बिटवीन यू एंड मी, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है ऑल ऑफ दे वेंट अब्रॉड। अब यहाँ पे देखें सेंस से भी वैसे तो समझ आ जाती है, अगर आपको रूल नहीं भी पता तो समझ सेंस से भी आ जाती है कि दे यहाँ पे नहीं यूज होगा, लेकिन अगर रूल में जाए तो ऑफ जो है ये प्रेपोजिशन है, तो रूल हमें पता है कि प्रेपोजिशन के बाद जब आपने पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है तो उसकी आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी। ये जो दे है ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, हमने देम जो है ये यूज करना है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम है, तो ऑल ऑफ देम वेंट अब्रॉड, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है आई इनवाइट यू एंड शी टू टी। अब इसमें भी वही गलती है, एंड आ गया है, तो एंड के बाद आप शी नहीं यूज करेंगे, इसकी आप यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर। आई इनवाइट यू एंड हर टू टी, लेट अस टेक हिज लीव। तो यहां पे ये फिर हिज आ गया है, हिज जो है ये एक्चुअल में पोजेसिव केस है ही का, तो अब यहाँ पे लेट का वर्ड यूज हुआ है। इसमें वैसे तो एक और गलती भी है कि उसमें गलती ये है कि जो पोजेसिव केस है ये अमूमन जब आपने बेजान चीज़ों के बारे में या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में बात करनी होती है तो आप ऑफ के साथ उनको जो है डिस्क्राइब करते हैं, वो आगे जाके हम देखते हैं। अभी आप इसको समझें कि लेट है तो लेट के बाद जो है ये ऑब्जेक्टिव केस होगा पर्सनल प्रोनाउन का, तो ही हमारा जो है पर्सनल प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है फॉर्म जो है वो हिम है, हिज इसकी पोजेसिव फॉर्म है, तो पोजेसिव फॉर्म नहीं लिखेंगे तो इसको अगर जब हमने इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म के साथ लिखना है तो सेंटेंस हमारा इस तरह से बनेगा लेट अस टेक लीव ऑफ हिम। अब वही वाली बात, एक अनजान बंदा है उसको ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लगेगा, लेकिन ये सेंटेंस गलत है, करेक्ट सेंटेंस है लेट अस टेक लीव ऑफ हिम। नेक्स्ट है लेट वी गो आउट फॉर अ वॉक। तो यहां पर भी ये ठीक लग रहा है, लेकिन देखें लेट है, लेट के पास ये वी है, वी जो है कहां पर है ये देखें, इसकी जो है वी इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है, हमने इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज करना है, तो ये आपका गलत है सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस होगा लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक बिटवीन यू एंड आई, ही इज अ फूल। तो यहां पे भी एंड है, एंड के बाद आप यूज कर रहे हैं जब पर्सनल प्रोनाउन आई को तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगी, करेक्ट सेंटेंस होगा बिटवीन यू एंड मी ही इज अ फूल। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑल ऑफ वी वेंट टू लाहौर। तो इसमें प्रेपोजिशन ऑफ है तो वी जो है ये नहीं यूज होगा, इसकी जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी ऑल ऑफ अस वेंट टू लाहौर। नेक्स्ट है दिस सीक्रेट इज बिटवीन यू एंड वी, तो बिल्कुल वैसे ही कब एंड है इसके बाद जो वी है इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी दिस सीक्रेट इज बिटवीन यू एंड अस। आई हेल्प्ड दे इन देयर डिफिकल्टी। तो अब यहां पर जो इसका करेक्ट सेंटेंस है, अब ये आई हेल्प दे नहीं होगा क्योंकि ये हेल्प जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो यानी इसके लिए अगर आई हेल्प्ड ऑब्जेक्टिव ना हो तो कोई समझ नहीं आएगी सेंटेंस की ना, तो इसका मतलब है इसको ऑब्जेक्ट चाहिए एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है कि जो ऑब्जेक्ट के बगैर मीनिंग पूरे नहीं देता। अगर आप आई हेल्प करेंगे
और एंड पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई मफहूम सामने नहीं आएगा। इसका मतलब हेल्प एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का आपको रूल बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा अगर आपने पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है तो उसे उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करना है। आई हेल्प दे, ये गलत होगा क्योंकि दे जो है ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम है, तो हम इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा आई हेल्प देम इन देयर डिफिकल्टी। नेक्स्ट है लेट ही एंड आई डू आवर ड्यूटी। तो ये भी गलत है, लेट है। तो इसमें लेट के बाद ये जो ही है ये भी पर्सनल प्रोनाउन है और आई भी पर्सनल प्रोनाउन है और दोनों के ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करने हैं। यहाँ पे दोनों की सब्जेक्टिव फॉर्म यूज हुई है तो दोनों गलत है। दोनों को आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है। लेट हिम एंड मी डू आवर ड्यूटी। आप किसी और की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं जो आप में मौजूद नहीं है, तो फिर जब आप उसका जिक्र करें लेट हिम तो उसे करने दो, लेट ही नहीं होगा, लेट हिम एंड मी, मुझे और उसे अपनी ड्यूटी करने दो। तो जब उसका जिक्र कर रहे हैं तो ही जो है इस सेंस में भी आता है कि ही जो है इसकी सेंस भी नहीं बनती, लेट हिम आएगा। नेक्स्ट है दिस पोस्ट कैन नॉट बी इंटरेस्टेड टू एनीवन एक्सेप्ट ही। तो यहाँ पे इसका करेक्ट फॉर्म है हिम। दिस पोस्ट कैन नॉट बी इंटरेस्टेड टू एनीवन एक्सेप्ट हिम। अब यहाँ पे क्यों हमने यूज किया है इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म को पर्सनल प्रोनाउन की ही क्यों नहीं यूज किया? उसकी वजह यह कि यहाँ पे ये प्रेपोजिशन टू आ रहा है तो टू के बाद यहाँ पे हिम नहीं आएगा, सॉरी ही नहीं आएगा, हिम आएगा करेक्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन दे बोथ। ये सेंटेंस आपका गलत है। इसकी करेक्ट फॉर्म ये है ही इज मोर इंटेलिजेंट देन देम बोथ। अब इस सेंटेंस में क्या किया हमने, ये जो थर्ड पर्सन दे है इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज किया है। अब इसमें वजह यह है, इसका रूल यह है कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर देन का वर्ड आ रहा है, ये THAN देन, तो देन के बाद अगर उस सेंटेंस में बोथ या आल का वर्ड यूज हुआ है तो उस सेंटेंस में जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको आपने उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करना है। इसको फिर समझें, अगर किसी सेंटेंस के अंदर THAN देन ये वर्ड यूज हुआ है, एक THEN होता है देन, वो तब होता है फिर, तो उसको उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, ये THAN है। देन का वर्ड अगर किसी सेंटेंस के अंदर आ गया है और देन के बाद बोथ या आल का वर्ड यूज हुआ है तो आपने पर्सनल प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, ये याद रखना है। अगले सेंटेंस की क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी रूल के मुताबिक है, शी इज वाइजर देन वी ऑल। तो ये गलत है, वी नहीं आएगा क्योंकि ये देन आ गया और आल का वर्ड भी है तो इसलिए ये वी के बजाय अस आएगा। शी इज वाइजर देन अस ऑल। ऊपर वाले सेंटेंस में भी ऐसे था, देन था और देन के साथ ये बोथ का वर्ड भी यूज था, तो देन और बोथ दोनों आ गए तो पर्सनल प्रोनाउन जो यूज करेंगे उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर यूज करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यू वर्कड बेटर देन मी। इट्स अ इनकरेक्ट सेंटेंस और इसकी करेक्ट फॉर्म है यू वर्क बेटर देन आई। तो आप देख सकते हैं कि सेंटेंस की करेक्शन के दौरान हमने मी की जगह आई यूज किया है। तो इसमें रूल ये है कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर देन का वर्ड यूज हो THAN, एज का वर्ड यूज हो AS, या टू बी वर्ब्स यूज हो यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, तो उसके बाद अगर आपने उस सेंटेंस के अंदर पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है तो ऐसे में पर्सनल प्रोनाउन की हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगी। फिर रिपोर्ट कर रहा हूं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर देन का वर्ड यूज हुआ है, एज यूज हुआ है, या टू बी वर्ब यानी कि एज, इज, एम, आर, वॉज, वर यूज हुए हैं तो ऐसे सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन की हमेशा आपने सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी है। अब मी जो है ये फर्स्ट पर्सन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो ये गलत यूज हुआ है, इसलिए इसकी करेक्ट फॉर्म में हम यहाँ पर आई यूज करेंगे। तो नेक्स्ट 15 सेंटेंसेस हैं 33 नंबर तक, उन तमाम सेंटेंस की करेक्शन जो है इसी रूल के मुताबिक होगी, यानी किसी में देन यूज हुआ है, किसी में एज यूज हुआ है और किसी में टू बी वर्ब है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस को। इट वॉज मी हु पिक्ड अप योर ब्रदर लास्ट नाइट। तो ये देखें आप, यहाँ पे वॉज यूज हो गया है तो वॉज के बाद हमेशा आई आएगा, मी रॉन्ग है तो करेक्ट सेंटेंस होगा इट वॉज आई हु पिक्ड अप योर ब्रदर लास्ट नाइट। नेक्स्ट है इफ आई वर हिम आई वुड हैव गॉन। अगर मैं वो होता तो मैं जा चुका होता। तो अब इसमें भी देखें वर यूज हुआ है तो वर के बाद हिम नहीं होगा,
ही जो है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम है, तो हम हिम नहीं यूज करेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। तो इफ आई वर ही आई वुड हैव गॉन, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है हु इज देयर, ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका जवाब दे रहा है बंदा इट्स मी, तो ये गलत है। इज यूज हुआ है तो इज के बाद आपको पता है हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगी, तो मी नहीं यूज होगा, आई यूज होगा, तो करेक्ट इसका जवाब होगा हु इज देयर, इट्स आई। नेक्स्ट है नदीम सिंग्स बेटर देन मी, तो ये गलत है सेंटेंस, क्योंकि देन के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होनी है, तो मी जो है इसकी जगह पे आई यूज होगा। नदीम सिंग्स बेटर देन आई, ये डू ब्रैकेट में लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो आई है ये अंडरस्टूड है कि ये मीनिंग दे रहा है, यानी ये आई जो है इम्प्लाइड मीनिंग दे रहा है सिंग्स की तरफ, कि जो नदीम है वो मेरे गाने से ज्यादा बेहतर गाता है। ठीक है, तो ये डू जो है ये जस्ट एक आपको सेंस देने के लिए कि ये जो आई है ये आगे जो उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका भी मफहूम जो है ये आई अकेला ही यहाँ पे क्लियर कर रहा है। नेक्स्ट है यू आर एज गुड एज एक्टर एज हिम, तो अब एज यूज हुआ है तो एज के साथ सब्जेक्टिव फॉर्म होगी, तो हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो लिहाजा ही जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो इट यू आर एज गुड एज एक्टर एज ही, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है इट वॉज हिम हु डिड इट, वेरी सिंपल, was यूज हुआ तो इसके साथ ही यूज होगा, इट वॉज ही हु डिड इट। नेक्स्ट है इट वॉज देम हु केम इन टाइम, तो बिल्कुल पिछले सेंटेंस की तरह जब यहाँ पे was यूज हुआ है तो सब्जेक्टिव फॉर्म होगी पर्सनल प्रोनाउन की, तो देम नहीं यूज होगा, दे यूज होगा, यानी इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इट वॉज दे हु केम इन टाइम। नेक्स्ट है शी इज एज वॉइस एज मी, तो यहाँ पे चूंकि एज है तो एज के साथ सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होती है पर्सनल प्रोनाउन की, तो मी जो है ये गलत यूज हुआ है, तो लिहाजा करेक्ट सेंटेंस होगा शी इज एज वॉइस एज आई एम। अच्छा, यहाँ पर एक ख्याल रखना आपने कि एज वाला सेंटेंस है ना, अगर किसी के अंदर एज यूज हुआ है, यानी इस तरह आप कंपेयर करवा रहे हैं यानी एक बंदे का दूसरे के साथ, तो फिर आपने आखिर में अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आ रहा है यानी कि आई यूज हुआ है, तो फिर आपने उसको अकेला नहीं छोड़ना, वो सेंटेंस की सेंस के मुताबिक आपने इसके साथ आई के साथ आपको पता है हेल्पिंग वर्ब चूंकि एम यूज होता है तो इसलिए आई के साथ आप एम यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि अगर एज वेल एज वाइज एज इस तरह का सेंटेंस है जिसमें कंपेयर किया जा रहा है एक चीज को दूसरी चीज में और आखिर में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई आ रहा है तो उसके साथ आप एम जरूर यूज करेंगे, तो ये इसकी करेक्शन होगी। नेक्स्ट है ही इज टॉलर देन मी, देन यूज हुआ तो सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगी फर्स्ट पर्सन की, इज टॉलर देन आई। नेक्स्ट है इट वाज मी हु ran to his rescue, was यूज हुआ है तो आई होगा, इट वाज आई who ran to his rescue। नेक्स्ट है she is as good as him, अब यहाँ पे फिर कंपैरिजन है, एज यूज हुआ है तो सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगी पर्सनल प्रोनाउन की, तो करेक्ट सेंटेंस होगा she is as good as he। तो नेक्स्ट है यूज ऑफ बट। अच्छा, बट का जो वर्ड बट है इसके यूज में आपने बड़ी एहतियात बरतनी है। जो बट है ये एज ए कंजंक्शन भी यूज होता है सेंटेंस के अंदर, यानी सेंटेंस के दो हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए भी यूज होता है और एज ए प्रीपोजिशन भी यूज होता है। तो जब हिम जो है ये सेंटेंस के अंदर एज ए कंजंक्शन यूज हो रहा है तो फिर आपने पर्सनल प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी है इसके साथ। फिर इसको मैं रिपीट कर रहा हूं कि बट जो है अगर किसी सेंटेंस में एज ए कंजंक्शन यूज हो रहा है तो फिर आपने उस सेंटेंस के अंदर पर्सनल प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी है, और अगर किसी सेंटेंस के अंदर जो बट है वो एज ए प्रेपोजिशन यूज हो रहा है तो फिर आपने क्या करना है उसके साथ आपने पर्सनल प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी है। हम पहले रूल पढ़ भी चुके हैं कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब जो है पर्सनल प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होती है। अब कुछ लोग इस बारे में कंफ्यूज होंगे कि बट जो है ये एज ए कंजंक्शन का भी यूज होता है और एज ए प्रेपोजिशन का भी यूज होता है, तो इसके लिए आपको बट की जो है रेलेवेंट वीडियो को देखने पड़ेगा, वहाँ पे डिटेल में जब कंजंक्शन वाला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे कि इनका फर्क क्या होता है। तो अभी ये आप इस सेंटेंसेस की करेक्शन पे जरा गौर करें और उनके यूज में आपने बड़ी एहतियात बरनी है। जैसे ऑल बट हिम हैड पास्ड, अब यहाँ पे बट एज ए कंजंक्शन है तो यहाँ पर ऑल बट ही होगा, नॉट हिम हैड पास्ड। इस तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखें, nobody will help you but I, अब यहाँ पे but एज ए प्रीपोजिशन यूज हो रहा है तो प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होती है पर्सनल प्रोनाउन की, तो nobody will help you but me would be the correct answer। नेक्स्ट है one should respect his parents at all times,
तो इसका ये रॉन्ग सेंटेंस है, इसकी करेक्ट फॉर्म है वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स एट ऑल टाइम्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हीज की जगह पे वंस यूज किया है तो इसकी करेक्ट फॉर्म में। तो इसके लिए रूल ये है कि जब आपने पोजेसिव केस यूज कर रहे हैं, आप पर्सनल प्रोनाउन का पोजेसिव केस यूज कर रहे हैं, किसी की ऑनरशिप को या रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में जो आपने पोजेसिव केस की जेंडर जो है, यानी कि वो मेल है या फीमेल है या न्यूट्रल जेंडर है, या वो जो उसकी नंबर है यानी कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, इस चीज का फैसला करना है आपने उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखते हुए। सब्जेक्ट के मुताबिक आपने पोजेसिव केस की जेंडर और नंबर जो है यूज करना है, यानी कि वो सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, मेल फीमेल या न्यूट्रल जेंडर होगा। तो ये चूंकि यहाँ पे वन है, सब्जेक्ट क्या है वन, तो इसलिए अगर यहाँ पे हम पर्सनल प्रोनाउन जो है पोजेसिव केस में हीज यूज कर रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे ही नहीं है। ही का पोजेसिव केस जो है, ये देखें ना, ये जो ही है, ही का पोजेसिव केस हिज है, तो यहाँ पर ही तो है ही नहीं। तो सब्जेक्ट को देख के हमने पोजेसिव केस यूज करना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वन है, लिहाजा पोजेसिव केस में हिज नहीं यूज करेंगे, वंस यूज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है 42 तक तमाम सेंटेंसेस की करेक्शन जो है इसी रूल के मुताबिक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एवरीवन कलेक्टेड वंस पे ऑन द फर्स्ट। अब ये सेंटेंस गलत है। अब एवरीवन जब आ गया ना, जब वन अकेला होगा तो फिर वंस यूज करेंगे, जब एवरीवन यूज हो गया तो ये अब कलेक्टिवली बात कर रहा है किसी ग्रुप के तमाम अफराद की, तो फिर वंस नहीं यूज होगा। अगर वंस यूज करेंगे गलत हो जाएगा, वंस आपने यूज करना है हमेशा जब सब्जेक्ट वन हो। जब एवरीवन यूज होगा तो इसका मतलब है फिर हम जो है हिज यूज करेंगे। अब एवरीवन के दरमियान यानी हर एक, अब जो मजमा है जिसके बारे में बात की जा रही है कि हर एक जो है वो अपनी जो तनख्वाह है वो यकम को वसूल करता है। अब वो जो ग्रुप है उसमें मेल्स भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी हो सकते हैं, लेकिन पोजेसिव केस हम हिज ही यूज करेंगे, एवरीवन के साथ हिज ही यूज करेंगे। ठीक है, हाँ अगर अंडरस्टूड है कि सारी फीमेल्स ही हैं वहां पर एवरीवन के अंदर, तो वहां फिर आप हर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मिला जुला है, बंदे भी हैं औरतें भी एवरीवन के अंदर शामिल हैं, तो फिर आप हिज यूज करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है, एवरी वन ऑफ अस शुड बी फेथफुल टू और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी गलती है, यहाँ पे अब सब्जेक्ट एवरीवन है और हमने यहाँ पे पोजेसिव केस जो है आर यूज किया हुआ है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे वी होता तो आर यूज होना था, तो लिहाजा यहाँ पर एवरीवन है तो पोजेसिव केस इसका हिज होगा। एवरीवन ऑफ अस शुड बी फेथफुल टू हिज ऑर्गेनाइजेशन, इट वुड बी द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ यू वुड लाइक टू लेंड अहमद योर कैमरा। अब देखिए ना, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अब ये सेंटेंस ठीक लग रहा है वैसे देखने में, क्योंकि यू के मुताबिक जो है ये आपका यू है, यू के मुताबिक इसका पोजेसिव केस यू यूज किया हुआ है। देखिए आपने लैंग्वेज के अंदर उसकी सेंस को भी जरा थोड़ा सा देखना होता है, सेंस को भी समझना होता है। अब यहाँ पे बेसिकली विच ऑफ यू, तो जैसे एवरी वन था, इसी तरह विच ऑफ यू यानी कि एक मजमा है, मजमे के अंदर बहुत सारे लोग हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, तो कलेक्टिवली बात कही जा रही है। यहाँ पे यू अकेला नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखें कि यहाँ यू से मुराद किसी अकेले बंदे को नहीं कहा जा रहा है कि तुम, विच ऑफ यू, अब यू के अंदर बहुत सारे बंदे हो सकते हैं ना, पूरा जैसे एवरीवन था, बिल्कुल एवरीवन के मीनिंग में, एवरीवन में यह है कि थर्ड पर्सन में बात की जा रही है। ठीक है, विच ऑफ यू में डायरेक्ट मुखातिब किया जा रहा है, तो चूंकि यहाँ पर विच ऑफ यू की सेंस एवरीवन जैसी बन रही है, तो फिर हम इसके लिए पोजेसिव केस में हिज यूज करेंगे। यूर हम तब यूज करेंगे जब यू एक बंदा होगा, तो क्योंकि ये विच ऑफ यू से मुराद मजमा है, एवरीवन है, तो लिहाजा करेक्ट फॉर्म होगी विच ऑफ यू वुड लाइक टू लेंड अहमद हिज कैमरा। नेक्स्ट है, शी विल नॉट चेंज देयर ओपिनियन एट दिस स्टेज। तो यहाँ पर देयर है, ये तो प्रोमिनेंट है वैसे कि ये फॉल्ट है, तो जब शी जो है इसका पोजेसिव केस आपको पता है कि वो हर होता है, तो लिहाजा करेक्ट फॉर्म होगी शी विल नॉट चेंज हर ओपिनियन एट दिस स्टेज। नेक्स्ट है, ऑल द पैसेंजर्स शुड टेक हिज सीट्स। अब देखिए ना, यहाँ ये छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, इंट्रिकेसीज होती हैं, जो कि अगर आपको रूल्स का नहीं पता तो आप नहीं समझ पाते। अब यहाँ पे मैंने कहा है जैसे एवरीवन यूज किया तो उसके साथ हिज है, तो इसी तरह अगर किसी को रूल नहीं पता तो वो ये समझेगा ऑल द पैसेंजर्स के साथ भी, चूंकि वो एक मजमा है तो वो जो है उसके साथ हिज यूज हो जाएगा। देखें यहाँ पर ऑल द पैसेंजर्स, ये एक
इसकी जो प्लूरल सेंस आ रही है कि तमाम का जो है प्लूरल सेंस के अंदर जिक्र है, ऑल द पैसेंजर्स, यानी किसी एक का अलग-अलग सेपरेटली आप नहीं मेंशन कर रहे, सबको इकट्ठा प्लूरल फॉर्म के अंदर बात कर रहे हैं, तमाम मुसाफिरों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसका पोजेसिव केस जो है फिर हिज नहीं यूज होगा, देयर यूज होगा। सो करेक्ट फॉर्म होगी ऑल द पैसेंजर्स शुड टेक देयर सीट्स। नेक्स्ट है एवरीबॉडी शुड पे देयर बिल, तो ये भी उसी तरह है, एवरीवन की तरह अगर एवरीबॉडी यूज हुआ है तो यहां पर भी देयर नहीं होगा, हिज यूज होगा जो इसका पॉजेसिव केस है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा एवरीबॉडी शुड पे हिज बिल। जी व्यूअर्स, तो नेक्स्ट जो है वो बोर्ड की स्लाइड चेंज हो रही है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक मरतबा। जी, तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आवर्स इज अ स्मॉल कंपनी एंड द करेक्ट फॉर्म इज आवर्स इज अ स्मॉल कंपनी। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसकी करेक्ट फॉर्म में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने आवर्स के साथ एपोस्ट्रोफी को यूज नहीं किया, तो ये रूल है और ये आपने इसका खास ख्याल रखना है कि जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं जब आप उनका पोजेसिव केस यूज करते हैं तो इनकी पोजेसिव फॉर्म के साथ एपोस्ट्रोफी यूज नहीं होता। एपोस्ट्रोफी और एस यूज होता है नाउन के साथ जनरली। तो बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी गलत फहमी में आवर्स, यूअर्स और ये जो आपके पोजेसिव केस के प्रोनाउन है इनके साथ भी गलती से एपोस्ट्रोफी और एस जो है यूज कर लेते हैं। तो आपने इसका ख्याल रखना है कि जो आपके पर्सनल प्रोनाउन है वो आर्स, यूअर्स, हर्स, देयर्स ये बगैर एपोस्ट्रोफी के हैं, तो लिहाजा यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है यूअर्स सिंसियरली, तो ये रॉन्ग है, करेक्ट फॉर्म होगी यूअर्स सिंसियरली यानी कि बगैर एपोस्ट्रोफी के। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम यूअर्स ओबीडियंट सर्वेंट, तो यहाँ पे अब फिर आई एम यूअर ओबीडियंट सर्वेंट, तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म में हमने यूअर्स की जगह यूअर यूज किया है। अब अच्छा इसकी वजह क्या है, देखिए ये एक रूल है कि नो नाउन आफ्टर द पोजेसिव केस ऑफ सेकंड रो के ये पोजेसिव केस के आपके प्रोनाउन है, इसमें जो प्रोनाउन हिज है यानी जो ही की आपका पोजेसिव केस है, हिज के अलावा सेकंड रो में जो भी आपको नजर आ रहे हैं पोजेसिव केस के प्रोनाउन, इनके बाद में आपने नाउन नहीं यूज करना है, यानी ये नाउन से पहले नहीं आ सकते हैं। ये आपने इसका भी खास ख्याल रखना है, ये भी स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं कि जो सेकंड जैसे आवर्स, माइन, यूअर्स, हर्स एंड देयर्स, इनके बाद नाउन नहीं आ सकता, ये नाउन से पहले ये नहीं आ सकते। जैसा कि अब यहाँ पे आई एम यूअर्स ओबीडियंट सर्वेंट, तो ये सेंटेंस गलत है, करेक्ट फॉर्म होगी आई एम यूअर ओबीडियंट सर्वेंट, यूअर्स नहीं होगा, यूअर होगा। इसी तरह नेक्स्ट अगले सेंटेंस जो दो, उनकी करेक्शन भी इसी रूल के मुताबिक है, दोज आर यूअर्स पेंसिल्स, तो ये रॉन्ग है। अब ये दो तरह से सेंटेंस बन सकता है, इसकी जो करेक्ट फॉर्म है आई एम सॉरी दोज आर योर पेंसिल्स होगा, यानी कि यूअर्स की जगह पे योर आ जाएगा, या ये इस तरह से भी हो सकता है अगर आप मतलब ये कहते हैं कि नहीं जी हमने एस के साथ ही यूअर्स ही यूज करना है, तो ठीक है आप ही उसको एंड पे लेकर जा सकते हैं, नाउन से पहले नहीं यूअर्स यूज हो सकता। आप इसकी सेकंड फॉर्म इस सेंटेंस की ये हो सकती है दोज पेंसिल्स आर यूअर्स, दोज आर यूअर्स पेंसिल्स नहीं होगा, दोज पेंसिल आर यूअर्स हो सकता है या दोज आर यूअर पेंसिल्स होगा। नेक्स्ट सेंटेंस भी ऐसी है, दिस इज माइन बुक, ये गलत है। अब या तो दिस इज माई बुक होगा, आप माई लगाएंगे यानी आप जो फर्स्ट रो का आपका पोजेसिव केस है उसको यूज करेंगे, या फिर आप इसको इस तरह से ले जाएं दिस बुक इज माइन, आप पोजेसिव केस को एंड पे ले जाएं। तो ये इसका इसमें भी आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट अस टेक हिज लीव, तो किसी हद तक ठीक भी इसको कहा जा सकता है सेंटेंस को, लेकिन प्रॉपर यही होगा कि अगर आप इसको इस तरह से लिखें लेट अस टेक लीव ऑफ हिम। अब इसकी क्या वजह है, उसकी वजह यह है पोजेसिव केस ऑफ लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स यूज ऑफ यूज ऑफ ऑफ। देखें जो आपके लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि जो आपकी बेजान चीजें हैं, जो आपके एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, उनको जब आपने मेंशन करना है तो उनके पोजेसिव हालत जो है, उसकी मलकीती हालत जो होती है, उसके लिए अमूमन ऑफ इस्तेमाल करते हैं, यानी उनके लिए हम पोजेसिव केस जो है वो यूज नहीं करेंगे प्रोनाउन का, उसके लिए ऑफ का वर्ड यूज होगा। टेक हिज लीव के बजाय अगर लीव ऑफ हिम करेंगे तो बेहतर है।
लीव ऑफ हिज इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रेपोजिशन जो है ऑफ जैसे है, प्रेपोजिशन के बाद रूल है कि जो पर्सनल प्रोनाउन है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, तो ये पोजेसिव फॉर्म नहीं होगी। लीव ऑफ हिज गलत हो जाएगा, लेट अस टेक लीव ऑफ हिम होगा, यानी जब ऑफ आ गया तो फिर उसके आगे हिम यूज होगा। तो नेक्स्ट जो है आपके सेंटेंस नंबर 52 तक जो है वो इसी रूल के मुताबिक उनकी करेक्शन होगी। जैसा कि ही मेड योर मेंशन, तो इसकी करेक्ट फॉर्म होगी ही मेड अ मेंशन ऑफ यू। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज प्लीज्ड टू रिसीव योर गुड रिपोर्ट, तो योर रिपोर्ट के बजाय अ रिपोर्ट ऑफ यू बेटर होगा। सो आई वॉज प्लीज्ड टू रिसीव अ गुड रिपोर्ट ऑफ यू। अब ये ऊपर वाले सेंटेंस में भी नीचे वाले दोनों सेंटेंस में जो यू है ये ध्यान में रखना है कि ये आपके जो यू हैं ये आपके ये वाले यूज हो रहे हैं, ये वाला यू यानी ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है ना। आपको बताया मैंने कि जो प्रेपोजिशन है उसके बाद जो पर्सनल प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। तो यू जो है उसका सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू है और जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो भी यू है सेकंड पर्सन की, तो इसलिए ये यू है, लेकिन ये है याद रखना है अपने कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल टेक योर लगेज आफ्टर 2 hours, तो इसकी करेक्ट फॉर्म होगी आई विल टेक luggage of you, not your luggage, it's actually the luggage of you after 2 hours. Next है this is the same table whose leg you had broken, अब ये टेबल आपको पता है कि बेजान चीज है, तो whose जो है ये आप जो है वर्ड यूज कर रहे हैं पोजेसिव केस, ये अमूमन जानदार चीजों को मेंशन करने के लिए किया जाता है। तो whose leg जो है ये इम्प्रॉपर है, तो उसका जो प्रॉपर वे है वो ये होगा दिस इज द सेम टेबल the leg of which you had broken। अब ये which क्यों यूज किया है और ये बाकी इस तरह की चीजें, ये जब आप relative pronoun की डिफरेंट जो हैं वो वर्ड्स समझेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर तो आपको समझ आ रही। अभी आप इतना ही समझ लें यहाँ पर कि जो आपकी बेजान चीज है उसके लिए whose नहीं यूज करेंगे, आप उसके लिए of यूज कर रहे हैं, तो leg of which you had broken ये इसका करेक्ट फॉर्म होगी। नेक्स्ट है I with some fellows attended द क्लास, हाँ जी इस सेंटेंस को भी आप कह सकते हैं कि ये किसी हद तक ठीक है और मफहूम भी प्रॉपर दे रहा है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट अगर जो एक क्वालिटी राइटिंग होती है उसके हिसाब से देखें तो उसकी करेक्ट फॉर्म होगी आई अटेंडेड द क्लास विद सम फेलोज। अब इसकी वजह क्या है, देखें ये भी एक रूल है कि जो वर्ब होता है किसी सेंटेंस का कोशिश करनी चाहिए जहां तक मुमकिन हो एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होता है उसको उसके सब्जेक्ट के करीब तीन रखें, यानी जहां तक आप उसके करीब कर सकते हैं करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर जो अटेंड है ये वर्ब है, तो ये आई से अब इस केस में यहाँ पर दूर है, अब यहाँ पे आई अटेंडेड द क्लास, तो आप जो वर्ब है अपने सब्जेक्ट के बिल्कुल करीब आ गए, तो लिहाजा ये आपने ख्याल रखना है कि जो वर्ब है जहां तक मुमकिन हो उसको सब्जेक्ट के करीब रखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें वो भी ऐसे ही है, इट इज द सिस्टम नॉट द इंडिविजुअल विच ही हेट्स, मफहूम यहाँ पे भी क्लियर हो रहा है, लेकिन प्रॉपर यही होगा कि आप इसको यानी ये जो आपका वर्ब हेट है ये मजीद इट के करीब लाया जा सकता है, आपने ये देखना है कि कैसे हम इसको करीब ला सकते हैं। तो बस आप अगर मुमकिन है सेंटेंस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं होता तो कोशिश करें कि आप जो सब्जेक्ट का वर्ब है उसके पास लेकर आए। अभी सेंटेंस में सब्जेक्ट ये है इट और इसका मेन जो वर्ब है वो हेट है, तो अब हेट को जहां तक मुमकिन हो सके कोशिश करके देखें कि आप इट के पास कैसे आ सकते हैं। तो देखें इट्स द सिस्टम विच ही हेट्स नॉट द इंडिविजुअल, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसकी निस्बत इस सेंटेंस की निस्बत अब इस सेंटेंस में जो वर्ब हेट है वो सब्जेक्ट इट के पास आ गया, तो इसमें ज्यादा करीब है तो इसलिए ये प्रॉपर फॉर्म होगी। नेक्स्ट है none of us have seen him for quite some time, no, तो ये गलत सेंटेंस है, करेक्ट फॉर्म इसकी होगी। अच्छा इस तरह के सेंटेंसेस जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे लग रहा होता है कि सही है, इसमें गलती तो है ही कोई नहीं। अब देखें ना एक बंदा अननोन है उसको समझ नहीं आएगी, पेपरों में इसी तरह हम गलत करते हैं, खास करके ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर होता है एमसीक्यूज वाला। अब यहाँ पे बेसिकली हैव के बजाय हैज यूज होना है, करेक्ट फॉर्म में हैज यूज होना है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है, ये रूल आप जरा समझें, द प्रोनाउन एंड वर्ब ऑलवेज यूज्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म विद द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसा कि एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, नो वन, समवन, नोबडी, नथिंग वगैरह वगैरह। इस तरह के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये आपने रूल याद रखना है कि ये थंब रूल है एक तरह का कि इसके साथ जो वर्ब है
और जो आपका प्रोनाउन है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। इनको आप जुबानी याद कर लें। एक चीज का और ख्याल रखना है कि ये आइदर और नाइदर ये अकेले अकेले हैं। एक होती है इसकी दूसरी फॉर्म, वो आगे जाके देखेंगे। एक होता है आइदर एंड और, यानी आइदर और के साथ यूज हुआ है, और नाइदर जो है ये नॉर के साथ यूज हुआ है। ये वैसे नहीं है, ये अकेला आइदर है, इसके साथ आर नहीं है, नाइदर ये अकेला है। तो ये अकेले अगर यूज हुए में आइदर नाइदर और बाकी ये वाले सब्जेक्ट्स, इनको आप जुबानी याद रखें कि जब ये किसी सेंटेंस में यूज हुए हैं तो आप, यानी सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुए हैं, ये भी याद में रखना है कि ये सब्जेक्ट के तौर पर अगर किसी सेंटेंस में यूज हुए हैं तो आपने इनके साथ प्रोनाउन और वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर रखना है। तो अब यहाँ पे नन ऑफ अस, यानी कि हम में से किसी ने भी नहीं। अब एक बंदे को मेंशन किया जा रहा है ना, एक्चुअली इसकी सेंस को भी समझें। तो हम में से किसी ने भी उसे कुछ काफी अरसा से या कुछ अरसा से नहीं देखा है। तो अब यहाँ पर ये अब सिंगुलर बेसिकली सब्जेक्ट है, इसकी टोन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट की है, तो इसलिए यहाँ पर हैज होगा जो है इसका। तो करेक्ट फॉर्म होगी नन ऑफ अस हैज सीन हिम फॉर क्वाइट सम टाइम। नो। नेक्स्ट जो अगले 10 सेंटेंसेस हैं, 10 सेंटेंसेस 65 नंबर तक, उन तमाम की करेक्शन इसी रूल के मुताबिक है। जैसा कि एवरीवन इज सैड व्हेन दे सी द एक्सीडेंट। अब ये काफी सारे लोगों को मेंशन किया जा रहा है, लेकिन हर एक का अलहदा से जिक्र किया जा रहा है, हर एक को अलहदा जो है वो इशारा किया जा रहा है, हर एक को अलहदा मेंशन किया जा रहा है सेपरेटली। तो ये सेपरेट जो है इनकी रिप्रेजेंटेशन है एक ग्रुप के तमाम मेंबरान्स की। तो इसलिए फिर जो है हमने इनके साथ जो है इसका जो पर्सनल प्रोनाउन है, अब ये दे नहीं यूज होगा, एक्चुअली ये सिंगुलर है। तो एवरीवन इज सैड व्हेन ही, ये वाला सिंगुलर फॉर्म में आप मेंशन करेंगे। थर्ड पर्सन को आप एक्चुअल में जिक्र कर रहे हैं, आप किसी तीसरे फर्द का जिक्र कर रहे हैं, यानी द पर्सन स्पोकन ऑफ, ठीक है। तो यानी एक ऐसा फर्द जिसका जो आपके सामने नहीं है, गैब का सीगा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, थर्ड पर्सन है, तो उसमें फिर आप दे नहीं यूज करेंगे, ही यूज करेंगे, और ही के साथ डेफिनेटली सी नहीं होगा, सीज होगा। तो ये तो टेंसेस में आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल फाउंड ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट इन देयर रूम्स। अब यहाँ पे देखें ईच मैंने लगा लिखा हुआ है, ईच का वर्ड है। अब हर टीचर का और हर स्टूडेंट का अलहदा अलहदा से, यानी सेपरेट तस्करा हो रहा है, सेपरेट हम उनको मेंशन कर रहे हैं, उनको रिफर कर रहे हैं। तो इसलिए उनके मुताबिक जो है सिंगुलर जो है वो आपका प्रोनाउन यूज होगा। द प्रिंसिपल फाउंड ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट इन हिज रूम। थर्ड पर्सन है क्योंकि हम सीगा गैब यूज कर रहे हैं, अलहदा से यानी जिक्र कर रहे हैं किसी टीचरों का और स्टूडेंट्स का, तो इसलिए यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है, लेकिन जो है देयर नहीं यूज होगा, हिज यूज होगा, और आगे रूम्स भी यूज नहीं होगा, रूम यूज होगा, क्योंकि आप हर बंदे का अलग से जिक्र कर रहे हैं। तो ये भी ख्याल रखना है कि अगर हिज रूम्स कर दिया तो फिर सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है, खास करके ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर जो होता है उसमें। तो फिर अगर आपने रूम्स कर दिया तो शायद वो इसी बात पे आपको गलत कर दे और आपको पता भी ना चले। तो हिज रूम होगा जो इसका करेक्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है आई सा एवरी वुमन एंड एवरी गर्ल डूइंग देयर जॉब। बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस की तरह, वहां पे ईच था, यहाँ पे एवरी है। तो इसमें भी सेपरेटली हर लड़की का, हर औरत का अलग से जो जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पर जो है देयर नहीं यूज होगा, हर यूज होगा, यानी सिंगुलर फॉर्म यूज होगी थर्ड पर्सन की। आई सा एवरी वुमन एंड एवरी गर्ल डूइंग हर जॉब। नेक्स्ट है नथिंग आर ड्यू अगेंस्ट हर। अब नथिंग आपको मैंने बताया है कि जब सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा और प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे प्रोनाउन की नहीं, वर्ब की गलती है, यहाँ पे नथिंग के साथ आर नहीं यूज हो सकता। नथिंग इज ड्यू अगेंस्ट हर। नेक्स्ट है समवन हैव कॉल्ड मी आउट। तो यहां पर भी क्योंकि समवन है, ये देखें समवन, तो समवन के साथ सिंगुलर फॉर्म होगी वर्ब की भी प्रोनाउन की। तो यहाँ पे ये वर्ब हैव नहीं यूज होगा, हैज यूज होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा समवन हैज कॉल्ड मी आउट। तो अब ये स्लाइड बोर्ड की एक मरतबा फिर चेंज होने लगी है, तो आप जरा स्क्रीनशॉट ले लें।
तो लास्ट स्लाइड में हमारा रूल के चल रहा था, तो वो गलती से मैं उनको यहाँ पर मेंशन करना भूल गया रिमेनिंग सेंटेंसेस को, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो ये स्लाइड में रिमेनिंग पार्ट ऑफ रूल के, तो नंबरिंग इनको उसमें उसी ऑर्डर में दे दी है, लेकिन ये आपने जब इस स्लाइड पे आना तो ख्याल रखना है कि वो जो आपका सेंटेंस 60 था, 60 के बाद आपने यहाँ पे आना है 79 पे। ये आप 83 तक चलेंगे, उसके बाद नेक्स्ट रूल फिर के बाद आप एल शुरू करेंगे। तो चलें उसी सीक्वेंस में, जैसे मैंने आपको के रूल एक्सप्लेन कर दिया था और उसकी सारी बातें भी आपको बता दी हैं, तो ये कुछ और सेंटेंसेस हैं ताकि आपको अच्छी तरह से जो है ना इस रूल की क्लैरिटी हो जाए कि इन वर्ड के साथ जो है वो हम प्रोनाउन जो है इसकी सिंगुलर फॉर्म को ही यूज करेंगे। जैसे नोबडी हेल्ड देयर ब्रेथ, तो अब लग ऐसे रहा कि ये ठीक है सेंटेंस, लेकिन जब नोबडी का वर्ड यूज होगा तो सिंगुलर हम प्रोनाउन यूज करेंगे, तो करेक्ट सेंटेंस होगा नोबडी हेल्ड हिज ब्रेथ। नेक्स्ट है गिव ईच देयर फेवरेट टॉय। देखिए अब ईच का वर्ड यूज हो गया तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा, गिव ईच हिज फेवरेट टॉय, नॉट देयर फेवरेट टॉय। नेक्स्ट है नन ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। अब नन का वर्ड है तो इसके साथ भी सिंगुलर प्रोनाउन है, तो लिहाजा नन ऑफ द स्टूडेंट्स was absent. Next है either of the two officers were dismissed। तो यहाँ पे आप वर नहीं यूज होगा, was यूज होगा, क्योंकि हम either का जब वर्ड यूज कर रहे हैं, जब हम neither का वर्ड यूज कर रहे हैं, each का वर्ड यूज कर रहे हैं, none का वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम हर एक को सेपरेटली मेंशन कर रहे हैं, हर एक का सेपरेट हम इजहार कर रहे हैं, हर एक को सेपरेटली हम जो है रिफर कर रहे हैं, इसलिए हमने फिर प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होना। तो करेक्ट फॉर्म सेंटेंस होगा इसका 82 नंबर का, either of the two officers was dismissed। नेक्स्ट है each of our students pay their tuition fee in advance। अब यहाँ पे भी each यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हर एक का सेपरेटली आप जिक्र कर रहे हैं, तो इसलिए प्रोनाउन आपका सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। तो either of our students pays his, not their, either of our students pays his tuition fee in advance। नेक्स्ट है 61 नंबर जो हमारा सेंटेंस है, we all did not participate in the seminar। अब ये देखने में सेंटेंस ठीक लग रहा है, इसमें कोई ग्रामेटिकल आपको प्रॉब्लम नजर नहीं आएगा अगर आपको रूल्स का नहीं पता है, लेकिन अगर आप पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स को समझते हैं तो फिर ये दिखने में बहुत बुरा लग रहा है। इस सेंटेंस की जो क्वालिटी है वो खराब है, जो एस्थेटिक सेंस है, एस्थेटिक वैल्यू है जो आपकी राइटिंग की, इस तरह की गलतियों से खराब हो जाती है, रीडर पे एग्जामिनर पे बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। आप देखें ना इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म क्या है, करेक्शन में ये इस तरह से होगा नन ऑफ अस पार्टिसिपेटेड इन सेमिनार। एक्चुअल में अब रूल क्या है ये इस सेंटेंस की करेक्शन का, वो ये है, ये सेंटेंसेस आपने ये जो वर्ड्स हैं याद कर लेने हैं कि जब आप एक सेंटेंस के अंदर दो पर्सन्स का यानी सिर्फ दो पर्सन्स का या दो चीजों का, व्हेन ओनली टू पर्सन्स आर टू थिंग्स आर मेंशन्ड इन अ सेंटेंस, तो फिर उनके लिए हमने वर्ड यूज करने याद कर लें हमेशा ईच अदर, ईच वन, आइदर, नाइदर, बिटवीन। यानी एक सेंटेंस के अंदर दो अफराद का या दो चीजों का जिक्र है तो ईच अदर, ईच वन, आइदर, नाइदर को बिटवीन यूज करेंगे। और जब आप एक सेंटेंस के अंदर दो से ज्यादा अफराद को या दो से ज्यादा चीजों को मेंशन कर रहे हैं, व्हेन यू आर रिफरिंग टू मोर देन टू पर्सन्स आर थिंग्स इन अ सेंटेंस, देन वी यूज दीज वर्ड्स। फिर हमने ये वाले वर्ड यूज करने हैं नन, एनीवन, वन अनदर, एवरीवन, अमंग। तो इनको याद कर लें। आप दो बंदे हैं, दो बंदों को मेंशन कर रहे हैं, उनके साथ आप अमंग लगाएंगे वो गलत होगा, बिटवीन यूज करना है। दो बंदे हैं तो उसके साथ वन अनदर लगाना गलत है, ठीक है, उसके लिए आप ईच वन लिखेंगे या ईच अदर जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। वन अनदर जो है ये दो से ज्यादा बंदों के लिए यूज होगा। तो नेक्स्ट जो हमारे नंबर 73 तक तमाम सेंटेंस की करेक्शन जो है इसी रूल के मुताबिक है। तो ये वर्ड ये आपने याद कर लेने ये वर्ड्स। और ये बात एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इस रूल के हवाले से आपने अपने जहन में रखनी है कि इन तमाम वर्ड्स के साथ, चाहे वो ये ऊपर वाले हैं या नीचे वाले, यानी ईच अदर, ईच वन, आइदर, नाइदर, बिटवीन, नन, एनीवन, वन अनदर, एवरीवन, अमंग, इनके साथ आपने वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है, बिल्कुल पिछले रूल की तरह जैसे हमने एल में पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पर आप सेपरेटली, यहाँ पे भी आप सेपरेटली मेंशन कर रहे हैं चीजों को।
तो इसलिए आप इनके साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म को यूज करेंगे। लेकिन बस यहाँ पे पिछले रूल से यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जब दो बंदे हों, दो चीजें हों, तो फिर आपने ये मखसूस वर्ड यूज करने हैं। जब दो से ज्यादा बंदे ये चीजें हैं तो ये मखसूस वर्ड यूज करने। बाकी सेम टू सेम ये पिछले रूल की तरह ही है जैसे हमने उसमें के में पढ़ा था, रूल के अंदर। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखें, बोथ डिड नॉट टेक पार्ट इन द डिस्कशन। अब यहाँ पे ये सेंटेंस ठीक लग रहा है लेकिन एस्थेटिक सेंस इसकी खराब है। एक्चुअल में सेंटेंस होगा नाइदर टुक पार्ट इन द डिस्कशन। दो बंदों को मेंशन कर रहे हैं, दो पर्सन हैं, तो आप नाइदर का वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट है, ईच ऑफ द टीचर्स डिसलाइक द न्यू प्रिंसिपल। अब यहाँ पे सेंटेंस ठीक है, वर्ब का जो फॉर्म है वो गलत यूज की हुई है। देखें जब ईच का वर्ड यूज है तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज होगी। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ईच ऑफ द टीचर्स डिसलाइक्स द न्यू प्रिंसिपल। नेक्स्ट है, none of them were here। तो अब यहां पे क्या गलती है, यहां पे एक्चुअली none of them was here, यानी वर्ड जो है यहां पे आप फिर गलत यूज किया हुआ है। तो यहां पर क्योंकि आप none यानी एक बंदे का जिक्र कर रहे हैं कि कोई भी तो है, कोई भी बंदा मौजूद नहीं था, तो लिहाजा आप जब एक बंदे को मेंशन कर रहे हैं तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होगी। नेक्स्ट है, will you receive either of these 5 books। अब यहां पर हमने आइदर ऑफ यूज किया है, तो आइदर आपको बताया कि दो चीजों के लिए। अब यहाँ पे दो नहीं है, 5 चीजें हैं, 5 बुक्स हैं। इसका मतलब है आइदर नहीं यूज होगा, यहाँ पर एनी का वर्ड यूज होगा। विल यू रिसीव एनी ऑफ दीज 5 बुक्स। अब देखिए ये छोटी छोटी एरर्स हैं। जिस बंदे को प्रैक्टिस नहीं है वो ये गलतियां करता है, जिनको रूल्स का नहीं पता उसको समझ नहीं आती। अच्छा एक और बात है, सिर्फ रूल को जान लेने से ही आपकी राइटिंग नहीं ठीक हो जाती। आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो तब ये आपकी राइटिंग के अंदर ये चीज़ें जो है ना सबकॉन्शियसली यानी लाशौरी तौर पर आपकी राइटिंग के अंदर जो आएंगी। आपका जब रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक हो जाएगा कि आप बगैर सोचे समझे भी लिख रहे हैं तो आप ये गलतियां नहीं कर रहे, तो वो होती है क्वालिटी राइटिंग। और ये प्रैक्टिस से आती है, इसकी कोई और साइंस नहीं है। तो ये चीज़ें जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस की बार बार आप मैक्सिमम, तो ये रूल्स खुद ब खुद ही आपकी राइटिंग के अंदर जो है वो गैर शौरी तौर के अंदर आप इनको यूज करते जाएंगे। तो जैसे ना अब ये आइदर है, आम बंदे को नहीं पता लगता वो तो ये ठीक, लेकिन ये आइदर गलत यूज हुआ है, एनी आप यूज करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तानिया एंड फौजिया लव वन अनदर। दो बंदे होंगे तो वन अनदर नहीं, ईच अदर। तानिया एंड फौजिया लव ईच अदर। एनी वन ऑफ दीज 2 बॉयज इज एब्सेंट। आप दो बंदे हैं तो एनी वन तो आपका दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, इसलिए गलत है। तो आइदर ऑफ दीज 2 बॉयज इज एब्सेंट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इन चीजों को समझना। अक्सर ही स्टूडेंट ये पर्सनल प्रोनाउन पे आके फंसते हैं, यहाँ पे ये गलतियां कर रहे होते हैं तो उनको पता भी नहीं होता और वो बड़े कॉन्फिडेंट होता है कि हमारी राइटिंग तो बिल्कुल ठीक है, तो ये गलतियां कर रहे होते हैं वो। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, एनीवन कैन डू इट इफ वन ट्राइज। तो ये हमने पहले इसमें रूल पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट के मुताबिक ही आपने यूज करना है जो प्रोनाउन है। तो वन नहीं होगा, एनीवन है तो इसके साथ जो है इफ ही ट्राइज यूज करेंगे। एनीवन कैन डू इट इफ ही ट्राइज, ठीक है। आइदर ऑफ द 3 बॉयज वर प्रेजेंट। अब यहाँ पे दो से ज्यादा बंदे हैं तो आइदर जो है वो दो बंदों के लिए आपने यूज करना, तो ये रॉन्ग यूज हुआ है। जब आपके बंदे दो से ज्यादा हैं तो फिर आप आइदर नहीं anyone का वर्ड यूज करेंगे। any one of the 3 boys was present। नेक्स्ट है, little children love each other। अब बच्चे बहुत सारे हैं, each other का वर्ड दो बंदों के लिए है तो ये गलत है, यहाँ पे one another आएगा। little children love one another। नेक्स्ट है, neither of the 3 girls was present। neither का वर्ड होता है दो बंदों के लिए, अब 3 गर्ल्स आ गई हैं तो neither का वर्ड गलत यूज हुआ है, none यूज करते हैं। कहाँ गया, ये देखें लिखा हुआ है, when there are more than 2 persons then we use the none। तो neither गलत है, none of the 3 girls was present। anyone of the 2 sisters came here। तो ये भी गलत है। anyone जो आपको पता है दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, अब दो हैं तो दो के लिए either का वर्ड यूज होता है। either of the 2 sisters came here। नेक्स्ट है, the 2 brothers quarreled with one another। अब बंदे दो हैं तो each other होगा, one another नहीं होगा रूल के मुताबिक। तो करेक्ट सेंटेंस होगा the 2 brothers quarreled with each other। देखें रूल तो एक ही होता है, मैं उसके ना मल्टीपल सेंटेंसेस जो है यहाँ पे लिखे होते हैं। मेरी कोशिश होती है कि तकरीबन तमाम तरह की जो स्ट्रक्चर्स है ना सेंटेंसेस की
वो स्टूडेंट्स को दिखा दी जाएं। वैसे तो मैं यहाँ पे इधर ही इन लेक्चर्स के दौरान ही काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा देता हूँ। आप देखें इस एक रूल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तकरीबन हर तरह की जो स्ट्रक्चर है उसको मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह नेक्स्ट है नवीद एंड राशिद हैव फिनिश्ड हिज वर्क। तो ये रॉन्ग सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस होगा नवीद एंड राशिद हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हिज की जगह देयर यूज किया। वजह क्या है, देखें जब भी आप दो नाउन्स को, दो सब्जेक्ट्स हैं, उनको जब आप एंड के साथ जोड़ते हैं, कंजंक्शन के साथ आप उनको जोड़ते हैं, तो हमेशा जो आपका प्लूरल है, सॉरी हमेशा आपका जो प्रोनाउन है वो प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, यानी कि आपका प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा। अब राशिद एंड नवीद ये दो सब्जेक्ट्स हैं, दो नाउन्स हैं, इनको एंड से जोड़ा है तो इनके साथ फिर हिज नहीं लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। और प्लूरल फॉर्म है वो प्रोनाउन की देयर यूज करेंगे आप, देयर होमवर्क। नेक्स्ट देखिए शाहिद एंड आई हैव डन माई ड्यूटी। अब शाहिद एंड आई दो सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे भी आप प्रोनाउन जो है उसकी प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, शाहिद एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो सकती है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि शाहिद एंड आई हैव डन देयर ड्यूटी यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे देयर नहीं आर होगा। ये अभी नेक्स्ट हम आगे रूल में पढ़ेंगे कि यहाँ पर देयर क्यों नहीं है, आर क्यों यूज किया है, क्योंकि ये प्रेफरेंस होती है पर्सन्स के लिहाज से आपने जो है वो यूज करना होता है प्रोनाउन। वो आगे आके रूल पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे समझें इतना ही कि दो सब्जेक्ट्स हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो आपने प्रोनाउन जो प्लूरल यूज करना है, तो यहाँ पे आर आएगा, नॉट माई। नेक्स्ट है द टीचर एंड स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो यहाँ पर टीचर है और स्टूडेंट है, एंड से जुड़े हुए हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं, वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज होगी। द टीचर एंड स्टूडेंट वर एब्सेंट, यानी आपके प्लूरल हों फिर तो कंफर्म हो जाता है। अगर सिंगुलर भी होगा एक सब्जेक्ट और वो एंड से जुड़ा हुआ है, तो जो आपका वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, और आपका जो प्रोनाउन है, देखा ना, ये वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है, तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज होगा और प्रोनाउन भी प्लूरल फॉर्म में यूज होगा जब एंड से दो आपके सब्जेक्ट जुड़े होंगे। नेक्स्ट है एवरी एम्प्लॉयर एंड एवरी वर्कर शुड डू देयर ड्यूटी। आप ये सेंटेंस ऊपर वाले रूल के मुताबिक देखें तो ये ठीक है, लेकिन ये गलत है। ऊपर वाले रूल के मुताबिक ठीक इस तरह से, एवरी एम्प्लॉयर एंड एवरी वर्कर दो सब्जेक्ट्स हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो प्रोनाउन की प्लूरल फॉर्म आनी चाहिए, ऊपर वाला रूल हमें कह रहा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये गलत है। करेक्ट होगा एवरी एम्प्लॉयर एंड एवरी वर्कर शुड डू हिज ड्यूटी, नॉट देयर, सिंगुलर फॉर्म आएगी प्रोनाउन के। वजह क्या है, जब दो सब्जेक्ट्स, दो नाउन्स आपके एंड से जुड़े हुए हैं, नो डाउट प्रोनाउन की आपने प्लूरल फॉर्म ही यूज करनी है, लेकिन अगर उन दोनों नाउन्स के साथ, उन दोनों सब्जेक्ट्स के साथ एवरी का वर्ड यूज हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आप हर एक को अलहदा से मेंशन कर रहे हैं, हर एक का अलहदा से आप इजहार कर रहे हैं, तो आपने सेंटेंस की सेंस को समझना है। एवरी यानी हर एक की अलहदा से आप बात कर रहे हैं, तो इसलिए जब दो आपके नाउन है, एक ये नाउन है, एक ये नाउन है, एंड से वो भले जुड़े हों, लेकिन अगर उनसे पहले एवरी आ गया, जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाई है, एवरी प्लस नाउन प्लस एंड प्लस एवरी प्लस नाउन, तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा और प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। तो लिहाजा एवरी एम्प्लॉयर एंड एवरी वर्कर शुड डू हिज ड्यूटी, नॉट देयर ड्यूटी। नेक्स्ट सेंटेंस है एवरी बॉय एंड एवरी मैन हेल्ड देयर ब्रेथ। तो अब यही इसमें मिस्टेक्स है, फिर एवरी का वर्ड यूज है, बेशक वो एंड से मिले, जब एवरी का वर्ड यूज हो गया इसका मतलब है सेपरेटली आप मेंशन कर रहे हैं, तो करेक्ट सेंटेंस में हम जो है प्रोनाउन जो है उसकी सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे, तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा एवरी बॉय एंड एवरी मैन हेल्ड हिज ब्रेथ। तो नेक्स्ट लाइन चेंज हो रही है, आप एक मरतबा फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें बोर्ड का। जी, तो नेक्स्ट सेंटेंस है नाइदर द स्टेशन मास्टर नॉर हिज सबऑर्डिनेट वर प्रेजेंट एट देयर स्टेशन, और इसकी करेक्ट फॉर्म है नाइदर द स्टेशन मास्टर नॉर हिज सबऑर्डिनेट वाज प्रेजेंट एट हिज स्टेशन। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस की करेक्शन में हमने वर की जगह वाज यूज किया है और देयर की जगह हिज यूज किया है। अब इसकी वजह क्या है, उसके लिए हम रूल को स्टडी करेंगे। रूल ये है कि जब भी एक सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन, यानी वाहिद इसम है, सिंगुलर नाउन है, वो दो हैं या दो से ज्यादा है एक सेंटेंस के अंदर,
और उन सिंगुलर नाउन्स को आपने आर के साथ या आइदर और के साथ या नाइदर और के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ऐसी सूरत में हमेशा आपने वर्ब और जो प्रोनाउन है उसकी सिंगुलर फॉर्म को यूज करना है। तो ये रूल है, ये मैंने इसकी स्ट्रक्चर भी बना दी है। फिर समझें इसको कि जब एक सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन है, वाहिद इसम है, उनको आप जोड़ रहे हैं और के साथ, आइदर और के साथ या नाइदर और के साथ, तो आपका जो प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, और जो आपका वर्ब है उसकी सिंगुलर फॉर्म यूज करनी है। आप इस सेंटेंस के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास एक सिंगुलर नाउन है स्टेशन मास्टर, और एक हमारे पास सिंगुलर नाउन है सब ऑर्डिनेट। तो इन दोनों को हम नाइदर और नॉर इसके साथ जोड़ रहे हैं, इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो नाइदर द स्टेशन मास्टर नॉर ही सब ऑर्डिनेट। तो अब वर यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। रूल के मुताबिक आपने सिंगुलर फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की वाज होगा, और इसी तरह जो पर्सनल प्रोनाउन है देयर गलत होगा, जो उसका करेक्ट फॉर्म है वो हीज इस्तेमाल होगी। तो नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह का सेंटेंस है, नाइदर द टीचर नॉर हिज स्टूडेंट वर प्रेजेंट इन देयर क्लास। जी, तो सिंगुलर नाउन है टीचर और स्टूडेंट, उनको आपने नाइदर नॉर के साथ कनेक्ट किया है, तो सिंगुलर फॉर्म यूज होगी वर्ब की, और सिंगुलर फॉर्म ही आपकी पर्सनल प्रोनाउन की यूज होगी। तो करेक्ट सेंटेंस होगा नाइदर द टीचर नॉर हिज स्टूडेंट वाज प्रेजेंट इन हिज क्लास। नेक्स्ट है, इट इज दे हु वाज मेकिंग अ नॉइज, और इसकी करेक्ट फॉर्म है इट्स दे हु वर मेकिंग अ नॉइज। अब हमने वाज की जगह वर यूज किया है, उसकी वजह है, देखें जब किसी सेंटेंस के अंदर हु यूज हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे, यानी कि वो सेंटेंस के दो हिस्सों को आपस में जोड़ रहा है। जोड़ इस तरह से रहा है कि वो जो सेंटेंस हु के बाद वाला हिस्सा है उसको हु से पहले वाले हिस्से की तरफ इशारा कर रहा है, उससे रिलेट कर रहा है, यानी डिफाइन कर रहा है सब्जेक्ट को। हु जो है ये बेसिकली जो हु से पहले वाला सब्जेक्ट है उसको डिफाइन कर रहा है, हु से बाद वाले हिस्से के अंदर एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन में वैसे इसका प्रॉपर यूज समझ जाएंगे। अभी आप इस यहाँ पे ये समझें कि जब इस तरह से किसी सेंटेंस के अंदर हु यूज हुआ है जो डिफाइन कर रहा है हु से पहले वाले सब्जेक्ट को, तो हु के बाद जो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो हु से पहले वाले सब्जेक्ट के मुताबिक यूज करना है। अब हु से पहले सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, दे है, तो ये प्लूरल फॉर्म है सब्जेक्ट की, तो इसके लिए वर्ब की फॉर्म भी हमने प्लूरल यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। इट्स दे हु वाज मेकिंग अ नॉइज, गलत है, इट्स दे हु वर मेकिंग अ नॉइज। वर हमने इस दे, हु से पहले वाला जो दे है, हु से पहले वाला जो सब्जेक्ट है जिसको हु डिफाइन कर रहा है उसके मुताबिक हमने इसको यूज किया है। एंड नेक्स्ट है, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इशू। अब जो अनजान बंदे हैं लैंग्वेज की, जिनको समझ नहीं है, जो अनट्रेन्ड बंदे हैं, उनको ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लगेगा, यार इसमें मसला ही कोई नहीं। लेकिन रूल के मुताबिक इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, बहुत बड़ी गलती है, वो ये है कि डिफाइनिंग हु से पहले वाला जो सब्जेक्ट है वो कौन है, आई। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब इज कभी भी यूज नहीं होता, तो हमने इस सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब यूज सेंटेंस के अंदर करना है। So it's I who is responsible for this issue is a wrong sentence. Its correct form would be it's I who am responsible for this issue. Next है जी, you and he tried his best to do this task. तो ये सेंटेंस भी आप देखने वालों को अपील करेगा कि यार तो ठीक है इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इसमें गलती है। करेक्शन इसकी ये है, you and he tried your best to do this task. तो अब हमने यहाँ पर his की जगह your यूज किया, उसकी क्या वजह है, उसके लिए इस रूल को देखना पड़ेगा। देखें जब एक सेंटेंस के अंदर आपके एक से ज़्यादा पर्सन यूज हो गए हैं, यानी फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है, या बाज का तीनों पर्सन आ गए हैं, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी यूज हुआ है, या फर्स्ट सेकंड है या सेकंड थर्ड है, तो फिर ऐसे सेंटेंस के अंदर अगर आप पोजेसिव केस को यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस सब्जेक्ट के पोजेशन को शो करने के लिए सेंटेंस के अंदर, तो फिर पोजेसिव केस के लिए आपने जो है जो पर्सन्स हैं उनकी प्रेफरेंस का ख्याल रखना है। प्रेफरेंस का ख्याल इस तरह से रखना है, अगर किसी सेंटेंस के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन यूज हुए हैं तो आपने फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन के ऊपर प्रीफर करना है, किसके लिए, पोजेसिव केस के यूज के लिए। इसी तरह अगर किसी सेंटेंस में सेकंड एंड थर्ड पर्सन मौजूद हैं, दोनों इकट्ठे आ गए हैं, तो आपने पोजेसिव केस के यूज के लिए सेकंड पर्सन को थर्ड के ऊपर प्रीफर करना है। याद करना इंतहाई आसान है कि आप एक ऑर्डर में जा रहे हैं, तो जो पहले आ रहा है उसको आप उसके मुताबिक, यानी फर्स्ट पर्सन को प्रेफर करेंगे सेकंड पर और सेकंड को आप
थर्ड पे प्रीफर करेंगे। इसकी स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पर बना दी है। तो अब सेंटेंस में इस पे जरा गौर करें। यू एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट टू डू दिस टास्क। सेंटेंस ठीक लगता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे दो पर्सन है, यू हमारे पास सेकंड पर्सन है और ही हमारे पास थर्ड पर्सन है। तो इसका मतलब है अब हमने इन दोनों का आगे पोजेसिव केस शो करना है। तो पोजेसिव केस के लिए हम किसको प्रीफर करेंगे? सेकंड को थर्ड पे प्रीफर किया जाता है, इसलिए हमने पोजेसिव केस यू के मुताबिक यूज करना है। तो यू ये जो हमारा सेकंड पर्सन है, इसका पोजेसिव केस क्या है? यूर है। और ये सहूलत है कि सिंगुलर हो तो तब भी यूर है, प्लूरल हो तब भी यूर है। तो जब यू है, सेकंड पर्सन मौजूद है, तो पेट बात है। साथ में अगर उसके थर्ड पर्सन हो जो भी है, तो आपने हमेशा यूर लिखेंगे सेंटेंस के अंदर। आपने पोजेसिव के यूर के मुताबिक यूज करना है। इसी तरह एक और सेंटेंस देखें, यू एंड आई हैव डन योर वर्क। जी, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस सेंटेंस से आपको ये रूल मजीद क्लियर हो जाएगा। देखें, जब आप ये देखें यहाँ पे यू क्या है? सेकंड पर्सन है और आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। अब हमने इनका पोजेशन शो करना है, यानी काम के ऊपर इन दोनों का पोजेशन शो करना है। तो इसके लिए फिर हम किसको प्रीफर करेंगे? फर्स्ट पर्सन को सेकंड पे। तो हमने पोजेसिव केस आई के मुताबिक यूज करना है। अच्छा, जब आई के मुताबिक पोजेसिव केस यूज करते हैं तो स्टूडेंट एक और गलती यहाँ पे करते हैं। कुछ स्टूडेंट करेंगे यू एंड आई हैव डन माई वर्क, तो आई के मुताबिक माई कर देंगे। लेकिन ये भी गलती है। देखें आप, यू एंड आई, यू और आई जो है ये एंड के साथ जुड़े हुए हैं, इन दोनों को इकट्ठा पोजेशन शो कर रहे हैं वर्क के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए आपने ये ध्यान में रखना है कि जब आई है तो पोजेसिव केस आपने फर्स्ट पर्सन का यूज करना है। लेकिन जब चूंकि वो प्लूरल फॉर्म में है, दो हैं, दोनों का इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो आपका पोजेसिव केस होगा वो प्लूरल फॉर्म के अंदर होगा। तो आपका फर्स्ट पर्सन है, ये देखें, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में आपका सिंगुलर कौन सा है? माई बन रहा है पोजेसिव में। और जो आपका प्लूरल है वो क्या बन रहा है? आवर बन रहा है। तो बंदे यहाँ पे दो हैं, यू एंड आई, दो बंदों को पोजेशन को शो कर रहे हैं। तो ये खास क्या रखना है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ये बनेगी, यू एंड आई हैव डन आवर वर्क। अगर यूर किया हुआ है तो ये तो गलत है, माई कर देंगे तो ये और भी गलत हो जाएगा, ठीक है, और भी बुरा लगेगा, यानी टोटली गलत है। तो इस तरह की जो है मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे बस इस बात को समझने की कोशिश करें कि आपने पर्सन को प्रीफर करना है। पर्सन को प्रीफर करना है कि आपने फर्स्ट को जो है सेकंड के ऊपर प्रेफरेंस दे रही है, यानी ये फर्स्ट पर्सन को आपने प्रेफर कर लिया। अब फर्स्ट पर्सन की सिंगुलर फॉर्म यूज करनी है, प्लूरल फॉर्म यूज करनी है, ये आपका सब्जेक्ट बताएगा। अब सब्जेक्ट में दो चीजें हैं, दो बंदे हैं, यू एंड आई, दो पर्सन हैं। तो इसके लिए फिर आप प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, आर यूज होगा। तो लास्ट जो दो सेंटेंसेस हैं वो इस रूल के मुताबिक नहीं है, वो वैसे जनरल सेंटेंस मेरी नज़रों के सामने से गुजरे, तो मैंने कहा चले इनको भी एक्सप्लेन कर दें स्टूडेंट्स के सामने। देखिए व्यूअर्स, सारी बातें रूल्स के ऊपर ही नहीं फॉलो कर रही होती, आपने लैंग्वेज जो है उसकी सेंस में भी थोड़ा सा जाना होता है। लेकिन इसमें परेशानी वाली जरूरत नहीं है। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बार बार लिखते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो वो आपकी सेंस डेवलप खुद ब खुद ही लैंग्वेज की हो जाती है, आपको समझ आ जाती है। बाज़ औक़ात आपको रूल का नहीं पता चल रहा होता कि ये कौन से रूल के मुताबिक इसमें गलती हो रही है या इसकी कैसे होता है, लेकिन आपको समझ आ रही होती है कि यार इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी सेंस डेवलप कर जाती है। तो अब देखें, आई एम हैप्पी एट देम मेक टेकिंग पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। अब इस सेंटेंस की जरा सेंस को इसकी सेंस को जरा समझने की कोशिश करें। अब लिखा हुआ है कि मैं उनके इस कंपटीशन में जो है शामिल होने पे खुश हूं। अब इस पे जरा गौर करें कि जो आई है ये खुश किस बात पर हो रहा है। ये कुछ अफराद हैं, उनके कंपटीशन के अंदर जो शामिल होना है उसके ऊपर खुश हो रहा है आई जो है। अब अगर हम ये करते हैं आई एम हैप्पी एट देम, तो इसका मीनिंग ये बन रहा है कि मैं उन पे खुश हूं। हालांकि आई जो है ये उन पे खुश नहीं है, ये उनके कंपटीशन के अंदर शामिल होने पर खुश है। तो उन पे जब होगा, उन्हें, जो देम आप जब यूज कर रहे हैं, देम का मतलब होता है उन पे या उन्हें। तो यहाँ पे नाम उन पे या उन्हें का हमने मफहूम नहीं देना, हम उनके, यानी वो कंपटीशन में शामिल हुए, उनका जो कंपटीशन में शामिल होना है, उनके कंपटीशन में शामिल होने को आई इस पर बड़ा खुश है। तो फिर यहाँ पे सेंस के मुताबिक आपने देखना है कि देम जो है ये गलत यूज हो रहा है। करेक्ट फॉर्म उसकी होगी आई एम हैप्पी एट देयर टेकिंग पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन, ठीक है। नेक्स्ट है एक और, आई शैल चेक द स्विचेस वेदर द वर्क
अब सेंटेंस ये ठीक है, लेकिन इसकी ना उसमें इमेच्योर राइटिंग शो हो रही है, क्वालिटी नहीं आ रही। देखें, आप सीधा सीधा आपका सेंटेंस बनता है, आप क्यों इसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, आप क्यों स्विचेस को शो करने के लिए यहाँ पे थर्ड पर्सन यूज कर रहे हैं, पूरा पर्सन आप उठा के यूज कर रहे हैं, क्यों उसको लंबा दे रहे हैं, क्यों आप अपनी बात को तूल दे रहे हैं। आप इसको ब्रेविटी से लिखें। कहते हैं इख्तिसार जो है ना वो रूह होती है बातचीत की, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। तो ये भी आपकी खूबसूरती है कि आप इख्तिसार के साथ बात करें, ऐसे खाम खा तूल ना दें। अब सेंटेंस वैसे ठीक है, लेकिन इसकी क्वालिटी नहीं है। एक आप बड़े एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं तो वहाँ पे मैच्योर राइटिंग आपकी चाहिए। तो आप इसको आप बेटर तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं, आई शैल चेक वेदर द स्विच इज वर्क। तो बात ये प्यारा भी लग रहा है, मुख्तसर भी है, और इसमें एम्फेसिस भी ज़्यादा शो हो रहा है और बात भी क्लियर है। तो यहाँ पे आप खाम खा इसको तूल दे रहे हैं, वेदर के बाद दे लगा कर। तो क्लियर इसका सिंपल ये है, आई शैल चेक वेदर द स्विच इज वर्क। तो व्यूअर्स, ये तो थी पर्सनल जो प्रोनाउन है, इसके जो टॉपिक है, इसके ऊपर करेक्शन ऑफ एरर्स की एक्सरसाइज। अब इसमें हमने जो एरर सेंटेंसेस थे 90 एरर सेंटेंसेस, उनको सॉल्व किया है, उनको करेक्ट किया है, इनकरेक्ट से करेक्ट फॉर्म में लिए हैं। इसके साथ हमने रूल्स को भी डिस्कस किया है। अच्छा, अब कुछ लोग जो नए हैं, जो पहली दफ़ा इस वीडियो के अंदर शामिल हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा मैं समझा दूं नए व्यूवर्स के लिए कि देखिए, पर्सनल प्रोनाउन है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इससे पहले 4 टेक्स्ट वीडियोज़ हैं जिसके अंदर बड़ी डिटेल के अंदर पर्सनल प्रोनाउन की हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया, इसके पर्सन्स को, केसेस को डिटेल के अंदर जो है एनालिसिस करके सारा बताया गया। अब उसके बाद ये करेक्शन ऑफ एरर्स वाली एक्सरसाइज है। इसमें अब हमने 2 चीज़ें देखी हैं। एक तो हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की समझ आ गई कि ये इस तरह से रूल्स के मुताबिक डिफरेंट सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर बनती है और उसमें स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं, तो हमारे सेंटेंस भी करेक्ट हो गए। और दूसरा हमें इस वीडियो से बेनिफिट ये मिला है कि हमारे वो जो सारे रूल हमने जो पढ़े हैं, हमारी जो पहली टेक्स्ट वीडियोस के अंदर, वो सारे रूल रिवाइज हो गए हैं, क्योंकि मैंने साथ इन रूल्स को भी रिवाइज किया। लेकिन बात ये है, मैं ये हर वीडियो में ये बात तकरीबन करता हूँ, जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं या कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, देखिए लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मतलब आपने रूल याद कर लिए हैं, चंद ग्रामर की किताबें रट ली हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे राइटर बन गए हैं, आपका लैंग्वेज के ऊपर अबूर हासिल हो गया। देखिए, लैंग्वेज पे आपको अबूर हासिल हो गया। अब ये कैसे आपको पता चलेगा? पता इस तरह से चलेगा कि जब आप लिखें तो लिखते हुए आपको ये रूल याद ना करने पड़े कि यार ये सेंटेंस में मेरी इस रूल के मुताबिक लिखना था, अच्छा इसमें ये रूल ये लग रहा है। अगर ऐसे करेंगे तो आपकी तो फ्लुएंसी डेवलप ही नहीं होगी। एग्जाम के अंदर तो लिमिटेड टाइम होता है, आप कभी भी फ्लुएंसी से या टाइम के अंदर चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे। आप सोच सोच के लिखेंगे कि कौन सा रूल है, क्या करना है। आप देखें, क्वालिटी ये है, यानी आपका लेवल जो है प्रोफिशिएंसी का लैंग्वेज के अंदर ये है कि आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक हो। रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक से मुराद ये है कि जब आप लिख रहे हैं तो लिखते हुए आपको सोचना ना पड़े कि यहाँ पे कौन सा रूल लगना है, यहाँ पे इज लगना था कि यहाँ पे एम लगना था, यहाँ पे क्या लगना है। ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही वो जो सारी करेक्शन है, सारे रूल्स के मुताबिक आपकी राइटिंग ठीक हो। ठीक है, अब ये कैसे होगा? जब ये सारे रूल जो हैं ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, जो आपका लाशऊर है, उसके अंदर ये बैठ जाएंगे। अब स्टार्ट में तो नो डाउट, स्टार्ट में जब आप शुरू करेंगे तो आपको सोच के ही लिखना पड़ेगा। ये जैसे अभी करेक्शन कर रहे हैं तो एक एक सेंटेंस पे आपको गौर करना पड़ेगा। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इन रूल्स से गो थ्रू होंगे, बार बार सेंटेंसेस को, नए नए सेंटेंसेस को लिखेंगे आप, तो ऐसा ऐसा वो सारे के सारे रूल्स जो हैं वो आपके लाशऊर के अंदर बैठना शुरू हो जाएंगे। आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक हो जाएगा। लिखते हुए आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ करना है। जब आप चेक करेंगे तो रूल के मुताबिक आपकी राइटिंग ठीक होगी। तो ये लेवल है। तो फिर वही बात है, लैंग्वेज को सीखने के लिए ये लेवल हासिल करने तक, इस लेवल को आपने हासिल कर लिया तो इट्स ओके। अब आप जो है उस लैंग्वेज के ऊपर आपको अबूर हासिल हो गया। लेकिन इससे पहले, इस लेवल से पहले, इस लेवल को अचीव करने तक जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आप करें। प्रैक्टिस के बगैर बात नहीं बनेगी। इसलिए मैं बार बार स्टूडेंट्स के कहता हूँ कि लैंग्वेज सीखनी है और ख़ासकर इंग्लिश सीखनी है तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो इसीलिए इसी बात के पेश नज़र इस टॉपिक के ऊपर मैंने इस वीडियो के बाद मज़ीद 2 प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज जो हैं उसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं। अब उसमें मैंने रूल्स को तो नहीं डिस्क्राइब किया, उसमें जस्ट मैंने वो प्रैक्टिस सेंटेंसेस लिख दिए हैं, साथ में उनके आंसर्स लिख दिए हैं उन 2 वीडियोस में जो उसके बाद आ रही हैं इसी टॉपिक के ऊपर, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज। अब उन वीडियोस का फ़ायदा आपको क्या है कि वो आपके लिए एक तरह से सेल्फ टेस्ट है। आपने पहले 4 टेक्स्ट वीडियोस पढ़ी,
उसके बाद आपने ये एक कॉम्प्रीहेंसिव वीडियो है सारा, वो सारे आपके रूल दोबारा रिवाइज हो गए और आपने वो करेक्शन भी सीख ली 90 सेंटेंसेस के अंदर। उसके बाद जब आप वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज वो आप खुद सॉल्व करेंगे और बाद में अपने आंसर्स के साथ उसको मैच करेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको कहाँ तक समझ आई है, तैयारी के लिहाज से आप कहाँ पे खड़े हैं। आपने अपने आप को असेस कर लिया, वो आपका एक सेल्फ असेसमेंट है। तो उससे आपको पता चलेगा, अगर बहुत ज़्यादा गलतियां, इसका मतलब है अभी आपको रूल्स को ठीक तरीके से नहीं समझ पाए। आप दोबारा इन वीडियोस को बार बार देखें, बार बार इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करें, इनकी इस वीडियो के जो अंदर जो सेंटेंसेस हैं इनकी आप प्रैक्टिस करें। तो अगर आपके उन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के अंदर वो 2 दी हुई हैं, 2 इसलिए कि एक जब आप सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, तो आप फिर जो है दोबारा से ये सारे रूल्स और सारे वीडियोस को समझें, पढ़ें। पर्सनल प्रोनाउन की ये 5 वीडियोस हैं, इनको बार बार देखें, प्रैक्टिस करें। उसके बाद फिर जो दूसरी प्रैक्टिस एक्सरसाइज उसको फिर हल करें, तो आपका सेकंड टेस्ट होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने दोबारा पढ़ा तो कितना इंप्रूव किया है। तो लिहाजा अगर आप पर्सनल प्रोनाउन जो है उसको अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, इस पे मेरा फोकस ज़्यादा है, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन में मेन गलतियां जो मेजर मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स, वो इसके यूज़ में करते हैं। थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, चीज़ें समझने वाली हैं। तो 4 टेक्स्ट वीडियोस, 5वीं ये और इसके बाद जो 2 प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इन तमाम वीडियोस को ज़रूर देखें। इससे आपकी ओवरऑल आप देखेंगे, आपको मज़ा आएगा। जब आपको ये रूल्स आने लग जाएंगे ना, आपको पता लगेगा कि आपकी जो लिखने की सलाहियत है, जो करेक्ट राइटिंग है, वो यकदम से इम्प्रूव हो गई है। ये 7 वीडियोस के बाद आप देखेंगे कि एक वाज़ेह इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन ये ऐसी चीज़ होती है जो मेनली स्टूडेंट को कंफ्यूज रखती है और जो गलतियां जो है स्टूडेंट्स करते हैं। तो जब आप ये 7 वीडियोस करेंगे तो आपको वाज़ेह, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आप मोटिवेटेड हो जाएंगे मजीद से मजीद सीखने के लिए, नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए। आपको एक इम्प्रूवमेंट नजर आएगी अपनी लैंग्वेज के अंदर। और इसके अलावा इस वीडियो के आखिर में और जो अगली जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उन वीडियोज़ के आखिर में मैं चंद बुक्स आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, वो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। तो वो उन बुक्स के अंदर जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज मौजूद हैं। ये वाली इस वीडियो में प्रैक्टिस आपने कर ली, अगली 2 वीडियोस के अंदर आप प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद मजीद प्रैक्टिस की ज़रूरत आपको होगी, तो उसके लिए आप उन बुक्स को जो है वो कंसल्ट करें। अब उसमें वो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी बुक्स में से आपने करना है, घबरा नहीं जाना। उसका तरीका कार ये है कि उन बुक्स को आप नोट कर लें, बुक शॉप पे जाएँ, ईजिली अवेलेबल है, आपको हर बुक शॉप पे नॉर्मल मिल जाएंगी वो। तो आप पहले जाके बुक खरीदने से पहले वो 2-4 बुक्स मंगवा के उसको वहीं पे खड़े हुए काउंटर पे देख लें। आप देखें आपको कौन सी ज़्यादा सूट करती है, उसके मुताबिक आप एक आध बुक ले लें। जब वो आपकी ख़त्म हो जाए तो फिर आप नेक्स्ट बुक ले लें। अब वो सूटेबिलिटी का मैंने बात इसलिए की है ना कि वो लेवल आता है। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं तो वो जो लिस्ट है उसके अंदर कुछ जो बुक्स हैं वो बिल्कुल 7th ग्रेड 8th ग्रेड यानी बेसिक लेवल की बुक्स हैं, कुछ आगे जो है ग्रेजुएट लेवल की बुक्स हैं। तो आपने अपना लेवल देखना है कि आप किस लेवल पे हैं। अगर आपको बेसिक लेवल की ज़रूरत है तो आप बेसिक लेवल से स्टार्ट करें, बेसिक लेवल की बुक ले लें। अगर आप समझते हैं कि बेसिक से आपके क्लियर है, आप एडवांस लर्निंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आप उस हिसाब से फिर ग्रेजुएशन लेवल की कोई बुक ले लें। तो वो आपने अपनी सूटेबिलिटी को चेक करके एक वक्त में एक आध बुक ही लेनी है, 1 या 2 बुक्स। जब वो आपकी हो जाए तो उसके बाद अगर आप फिर ज़रूरत महसूस करते हैं कि नहीं और प्रैक्टिस करनी, तो मज़ीद आप बुक ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।